Thermal expansion refers to increment in interatomic separation. Okay, whenever temperature will increase, this separation will get increased, and which in turn will increase the length, it will increase the area, and it will increase the volume also. अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस शेप का है जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से या उसकी हाइट से काफी बड़ी है, जैसे मैंने ये थिन रॉड लिया, तो अगर आप इसको हीट अप करोगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, इसकी ब्रेड्थ भी बढ़ेगी और इसकी हाइट भी बढ़ेगी। मान लीजिए कि लेंथ की जो वैल्यू थी वो सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर थी, ब्रेड्थ की जो वैल्यू थी सपोज कीजिए कि वो 0.1 सेंटीमीटर थी, और हाइट की वैल्यू भी कुछ इसी ऑर्डर की थी। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जिसमें ब्रेड्थ और हाइट के मुकाबले लेंथ काफी बड़ी है, मतलब आउट ऑफ द 3 डायमेंशंस एक डायमेंशन में ऑब्जेक्ट ज्यादा ही एक्सटेंडेड है एज कंपेयर टू द अदर टू। तो अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, ब्रेड्थ भी एंड हाइट भी, लेकिन इन तीनों में जो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा दैट वुड बी डिफरेंट। एक्चुअली किसी भी डायमेंशन में आने वाला जो चेंज होता है, किसी भी डायमेंशन में आने वाला चेंज, ये डेल्टा एल हो या डेल्टा बी हो या डेल्टा एच हो, किसी भी डायमेंशन में आने वाला चेंज इस बात पर भी निर्भर करता है कि पहले से उस डायमेंशन में वो चीज कितनी बड़ी थी। सो चेंज इन द लेंथ will be proportional to original length. Change in breadth will be proportional to the original breadth, and change in height will be proportional to the original height. अब अगर लेंथ ब्रेड्थ के मुकाबले 100 टाइम्स ज्यादा है, मैंने इसको 10 सेंटीमीटर लिया है, इसको 0.1 सेंटीमीटर लिया है, तो ब्रेड्थ और हाइट के मुकाबले लेंथ 100 टाइम्स ज्यादा है, और यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो रेस्पेक्टिव डायमेंशंस के प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों बातों से ये रिजल्ट निकलता है कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो चेंज इन लेंथ आएगा इट वुड बी 100 टाइम्स द चेंज इन ब्रेड्थ और चेंज इन हाइट, क्योंकि ब्रेड्थ के मुकाबले, ओरिजिनल ब्रेड्थ के मुकाबले ओरिजिनल लेंथ 100 टाइम्स थी, इसलिए जो चेंज आएगा वो भी 100 टाइम्स बड़ा आएगा। अब सपोज कीजिए कि जो बी है, ब्रेड्थ है, वो 0.1 सेंटीमीटर से मान लीजिए 0.11 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेड्थ भी, हाइट भी 0.1 सेंटीमीटर से 0.11 सेंटीमीटर हो गई, मतलब मैंने डेल्टा बी और डेल्टा एच दोनों को ही 0.01 सेंटीमीटर लिया है। 0.01 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट। तो दिस इज द अमाउंट बाय विच हाइट और द ब्रेड्थ ऑफ दिस रॉड गॉट इंक्रीज्ड जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया। According to this relation, the corresponding change in the length is going to be 100 times the change in breadth or height. इसलिए जो डेल्टा एल यहाँ आएगा that would be 100 times of this quantity, which will be 1 centimeter. तो ये जो लेंथ है ये 10 से 11 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि ब्रेड्थ और हाइट they will be increased but by a very small amount. तो 1 सेंटीमीटर का जो इंक्रीमेंट है it would be quite detectable, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट है ये उतनी आसानी से आप महसूस नहीं कर सकते हो। तो हमको लगेगा कि इस रॉड को जब गर्म किया तो सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ी, इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन ऐसा अपरेंटली हमको लग रहा है बिकॉज द चेंजेस इन द हाइट एंड द ब्रेड्थ आर टू स्मॉल टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट में हमेशा ही वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसकी 2 डायमेंशंस कंपैरेबल हो और तीसरी बहुत छोटी हो, फॉर एग्जांपल समझिए कि यू हैव गॉट अ शीट, आपके पास एक आयरन की शीट है, इस शीट की जो लेंथ है और इस शीट की जो ब्रेड्थ है वो कंसिडरेबली लार्ज है एज कंपेयर टू दिस थिकनेस, या इसको हाइट बोल सकते हैं। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है एंड सपोज कीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, but this height let it be 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर इस स्पेसिमेन का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं then the changes that will be occurring to the length or to the breadth वो तो कंसीडरेबल हो जाएंगे, जबकि इसमें आने वाला जो चेंज होगा वो बहुत ही मामूली सा रह जाएगा। तो अगेन इन दिस केस द एक्सपेंशन इज गोइंग टू बी वॉल्यूमेट्रिक, but out of the 3 dimensions the changes in the 2 dimensions will be
क्वाइट परसेप्टेबल। जो तीसरी डायमेंशन का चेंज है वो बहुत ही छोटा होगा एंड दैट कैन नॉट बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। तो हम कहेंगे कि इस वाले केस में सुपरफिशियल एक्सपेंशन हुआ, ऑल्दो हुआ वॉल्यूमेट्रिक, लेकिन यहां पर प्रैक्टिकल लेवल पे हम उसको बोलते हैं कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन हुआ, मतलब एरिया बढ़ गया। यहां बोल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हुआ, यानी लेंथ बढ़ गई, ऑल्दो दोनों में ही वॉल्यूम बढ़ी है। ओके, अगर तीनों ही डायमेंशंस कंपैरेबल हो, कोई भी एक डायमेंशन किन्हीं बाकी दो से काफी छोटी ना हो, तो उस केस में तीनों ही डायमेंशंस में आने वाला इंक्रीमेंट हमको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा। एंड इन दैट केस वी वुड से कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज हुआ, प्रैक्टिकल लेवल पर भी, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी। ठीक है, किसी को डाउट है? एनी डाउट? Write down types of thermal expansions. Types of thermal expansions. उसमें पहला टाइप डालिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, अभी जैसे कि मैंने बताया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हम तब कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में आया है अगर उस ऑब्जेक्ट की तीन में से एक डायमेंशन बाकी दोनों से काफी बड़ी हो, सो दैट वी कैन से कि इसकी लेंथ बढ़ गई। सो व्हेनेवर there is a change in the length of an object due to the change in temperature, we call it longitudinal expansion. अच्छा, एक बात और, हम अभी यहाँ पर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम होगा तो उसको आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन, तो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। तो हम अभी नाम दे रहे हैं एक्सपेंशन, लेकिन ये अदर वे राउंड भी एप्लीकेबल है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। बराबर टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से आने वाला जो एक्सपेंशन का अमाउंट है और जो कॉन्ट्रैक्शन का अमाउंट है वो बराबर आता है। ठीक है, इसलिए दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही एप्लीकेबल। नाउ व्हाट हैज बीन फाउंड कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो, हीट अप करते हो बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से डेल्टा टी, delta T is the amount of temperature by which you have heated it up, तो पाया जाता है कि उसकी लेंथ में आने वाला चेंज, उसकी लेंथ में आने वाला जो चेंज होगा डेल्टा L, this is proportional to this quantity delta T, as well as this is also proportional to the length. So change in length is proportional to two quantities, change in temperature and the original length. Now using these two, combining these two, the final proportionality gets reduced to delta L is proportional to L times delta T. अब जैसा कि हम हर बार करते हैं, यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। उस कांस्टेंट को इस केस में वी राइट एज अल्फा, अल्फा L delta T. This is the final expression for the change. बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में this is the original length, this is the temperature increment or temperature change, this is the constant of proportionality which is known as coefficient of linear expansion, coefficient of linear or longitudinal expansion, coefficient of longitudinal or linear expansion, the name for this constant. नो नीड टू से, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसका मतलब ये आपने सेंटीमीटर में लिया होगा, यूनिट सेम होगी। तो डेल्टा एल और एल की जो यूनिट है वो सेम होंगी, दे विल गेट कैंसल्ड आउट, हेंस यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी अल्फा शुड बी केल्विन इनवर्स। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केल्विन इनवर्स। अल्फा वुड बी 1 अपॉन डेल्टा टी यूनिट वाइज, या इसको आपको सेल्सियस इनवर्स भी दिया जा सकता है, केल्विन इनवर्स और सेल्सियस इनवर्स, ये स्टैंडर्ड है। अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछेगा तो केल्विन इनवर्स। कोई डाउट किसी को यहां तक? एनी डाउट?
तो यहां से आपको चेंज पता लग जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल करो। जैसे सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो सपोज कीजिए इट इज 10 सेंटीमीटर्स, और उस ऑब्जेक्ट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, सपोज कीजिए दैट इज 10 raised to power -2, 5 into 10 raised to power -2 और केल्विन इनवर्स, ये उसका टेम्परेचर का थर्मल कोफिशिएंट था, लीनियर कोफिशिएंट था। और जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये वाली लेंथ सपोज कीजिए कि 300 केल्विन पर थी, 300 केल्विन पर ये वाली लेंथ, ठीक है। T1 की वैल्यू है 300 केल्विन और T2 की वैल्यू सपोज कीजिए आपसे कहा गया है से 380 केल्विन, एंड यू हैव बीन आस्क्ड फॉर कि फाइनल लेंथ क्या होगी। फाइनल लेंथ क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ है तब जब टेम्परेचर 300 केल्विन, तब 10 सेंटीमीटर। अल्फा की वैल्यू 5 into 10 की पावर -2 केल्विन इनवर्स, फाइनल टेम्परेचर 380, मतलब हमने 300 से 380 कर दिया है, 80 केल्विन का इंक्रीमेंट है। व्हाट इज द फाइनल लेंथ, ये क्वेश्चन। तो फाइनल लेंथ निकालने के लिए आप पहले चेंज इन लेंथ निकालो। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन लेंथ? अल्फा into original length into delta t. Alpha was 5 into 10 raised to power -2 into L, 10 सेंटीमीटर्स। ओके, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में रख रहे हो तो कोरोस्पोंडिंग जो चेंज आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा, इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि मीटर में कन्वर्ट करो। इनटू इट इज 80 इन दिस केस। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर? 40 और इनटू 10, बस 40 आ गया। यस सर। ठीक है, सो दिस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको एक काम करो यार, मेक इट 3, 10 is to -3 so that it gets reduced। तो 4 सेंटीमीटर का चेंज आया। तो वो ऑब्जेक्ट पहले कितना बड़ा था? इट वाज 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का चेंज आया। अब ये 4 सेंटीमीटर का चेंज एक्सपेंशन वाला है कि कॉन्ट्रैक्शन वाला है? तो ये 4 सेंटीमीटर का चेंज 80 केल्विन के चेंज की वजह से आया। लेकिन ये 80 केल्विन आपने बढ़ाया था कि घटाया था? तो आपने 300 से इसको 380 किया था, मतलब ये चेंज एक्सपेंशन वाला है, इसलिए आप टोटल फाइनल लेंथ निकालने के लिए ओरिजिनल में इसको ऐड करो। अगर हमने 80 डिग्री से इसको ठंडा किया होता, सपोज कीजिए मैंने इसको 220 केल्विन कर दिया होता, तो भी ये कैलकुलेशन यही रहती, लेकिन तब हम इस 4 सेंटीमीटर को उसमें से 10 में से माइनस कर रहे थे। सो फॉर दिस एग्जांपल जो फाइनल लेंथ है दिस इज 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट है इसमें किसी को? Any doubt? Okay. तो अगर ओरिजिनल लेंथ L है और चेंज इन लेंथ डेल्टा L है, तो जो फाइनल लेंथ होगी L डैश वो हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। सो L डैश इज इक्वल टू L प्लस अल्फा L डेल्टा T, and from here you can write L dash equals to L times 1 plus alpha delta T. This is the expression जो आपको आपकी रेफरेंस बुक में मिलेगा। तो ये फाइनल लेंथ का एक्सप्रेशन है, जो मैंने आपको लिखवाया वो चेंज का है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको याद रखो। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि फाइनल निकालनी कैसे है, या तो आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज, या तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट वुड डिपेंड कि जो चेंज है ये इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर की वजह से आया है या फिर डिक्रीमेंट की वजह से। तो इस फॉर्मूले को याद करके रखना है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज एवरीथिंग, इसके अंदर सब कुछ है। ओके, नाउ सपोज कीजिए कि जिस ऑब्जेक्ट को हम गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, उसकी 3 में से 2 डायमेंशंस कंसीडरेबल है। ओके, so that we can talk of the superficial expansion.
सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन भी उसको बोल सकते हैं। सो सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज सुपरफिशियल और एरियल, सुपरफिशियल और एरियल। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है कॉन्सेप्चुअली, एवरीथिंग विल बी कॉपीड। प्रैक्टिकली पाया गया है कि डेल्टा एल मींस चेंज इन लेंथ दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो चेंज इन टेम्परेचर कितना लिया आपने, और ओरिजिनल लेंथ थी कितनी पहले से। बिल्कुल ऐसे ही जो चेंज इन एरिया होगा दैट विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मच टेम्परेचर चेंज हैव यू ब्रॉट एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, एरिया इनटू डेल्टा टी, मैंने इस स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे स्टेटमेंट लिखी है। दिस इज द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। ओके, so from here change in area will be equal to, now constant of proportionality, in this case it was alpha, in this case we write it as beta, beta a delta t। इसका नाम क्या है, जैसे यहां पे हमने इसको बोला था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यूनिट क्या हो जाएगी बीटा की, so area by area cancelled out, again Kelvin inverse or Celsius inverse, no changes। this is coefficient of superficial expansion। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा। आपको ओरिजिनल एरिया पता है, आप यहां से चेंज इन एरिया निकाल के एंड देन यू either add the change or subtract the change as per the case to get the final area। डाउट है किसी को कुछ इसमें अभी तक के डिस्कशन में? नो सर। ओके, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो। सपोज कीजिए एक शीट है आपके पास, ठीक है, ये शीट सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर की है। बीटा फॉर दिस इज 2 into 10 raised to power minus 3, 2 into 10 raised to power minus 3, ओके, केल्विन इनवर्स। नाउ ये जो डायमेंशंस मैं दे रहा हूं ये तब था जब आपका ओरिजिनल टेम्परेचर सपोज कीजिए कि 350 केल्विन था। व्हाट वुड बी द न्यू एरिया, व्हाट वुड बी द न्यू एरिया if the final temperature is 300 Kelvin? तो इस टेम्परेचर पर नया वाला एरिया क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। निकाल के दिखाइए इसको पूरे को। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस डायरेक्टली, हम लेंथ अलग से निकाल लें नई वाली, ब्रेड्थ अलग से निकाल लें और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस दौरान हम लोग इस बात को यूज कर रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू बीटा बाई 2 होती है। तो चेंज इन लेंथ मैंने निकाला, चेंज इन ब्रेड्थ मैंने निकाला, फिर उन चेंजेस को यहाँ पर डाल दिया एंड आई गॉट द न्यू वैल्यू टू बी 72.2 सेंटीमीटर, जबकि पिछले वाले फॉर्मूले से 72 आ रहा था। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, मतलब आ रहा है, ये एक्नॉलेज किया आप लोगों ने? Yes sir. Yes sir. The one which is more accurate is this, ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये उसके मुकाबले कम एक्यूरेट है। ये फर्क क्यों आया? क्योंकि जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मान लीजिए मैं ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर देता, तो एक टर्म ना इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का आने वाला है, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। ठीक है, कितना आएगा वो? डेल्टा इंटू डेल्टा बी कितना आएगा? 0.5 इंटू 0.4, दैट इज कितना? 0.2 बनेगा ये। ठीक है, तो जब मैं इस तरीके से करता हूं ना, तो वो 0.2 भी मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, लेकिन जब मैं इस तरीके से करता हूं तो वो 0.2 हम छोड़ देते हैं। इस वाले प्रोसेस में दोनों के चेंजेस की मल्टीप्लीकेशन वाला जो टर्म है
वो हम छोड़ देते हैं इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में जो मैंने अभी किया वो हम नहीं छोड़ते। ज्यादा एक्यूरेट ये वाला है, बट फिर भी आपको स्कूल में जितने भी क्वेश्चंस करने होंगे उसमें अगर एरिया की बात की गई है तो आप सीधा ये बीटा वाला लगा दें। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दोनों ही ठीक हैं, ज्यादा एक्यूरेट वो है, बट स्कूल में यू हैव टू प्रोसीड एज पर द फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें बीटा यूटिलाइज करना है, इफ दे हैव गिवन द बीटा। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को इस कंटेक्स्ट में? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस। पिछले दोनों की तरह ही ये भी है, द चेंज इन वॉल्यूम is found to be proportional to the original volume and the change in temperature. And from here, another constant of proportionality, alpha then beta, now it is gamma. Gamma v delta t. Gamma is named as the coefficient of volumetric expansion. Coefficient of volumetric expansion, and this has a unit similar to the previous two, that is Kelvin inverse. ठीक है, बाकी सब चीज वैसी ही रहेगी। You need to calculate the change in volume and then you can decide later whether to add or subtract it from the original. ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी यहाँ तक? No, sir. Now, अभी मैंने आपको बताया था कि coefficient of superficial expansion is actually twice of alpha. Coefficient of volumetric expansion is actually thrice of alpha. ये दोनों रिलेशंस हमको डेराइव करने हैं और ये आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अब इनको डेराइव कर रहे हैं। सो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक लाइन लिखना है पहले, द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, जो कोफिशिएंट्स हैं, द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा do not remain constant over wide range of temperature changes, मतलब एक्चुअली अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट नहीं होते, और इनका कांस्टेंट नहीं होना ज्यादा प्रोमिनेंट तब हो जाता है अगर आप टेम्परेचर का वाइड चेंज ले रहे हो। जैसे सपोज करो आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट अभी 200 केल्विन पर है और अभी कुछ देर में मैंने मान लीजिए उसको 500 केल्विन पे ला दिया, और हमसे पूछा गया कि कितना वॉल्यूम चेंज होगा या एरिया चेंज होगा या लेंथ चेंज होगा, और हमने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते समय हम मान लीजिए अल्फा या बीटा या गामा इस्तेमाल करें, तो होता क्या है कि ये जो अल्फा की वैल्यू है ये इस पूरी की पूरी 300 केल्विन की रेंज पर कांस्टेंट नहीं होती। अगर ये 200 की जगह 250 केल्विन बोलता तो यहाँ पर चेंज छोटा है, रिलेटिवली छोटा है, तो इस रेंज के ऊपर अल्फा को कांस्टेंट मानते हुए फॉर्मूला लगा देना वो ज्यादा सही है एज कंपेयर टू इस प्रोसेस में लगाने के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको ज्यादा सही रिजल्ट चाहिए तो हमें बीच में रुक रुक कर, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ कि हर 500 केल्विन के बाद वी शुड बी अगेन गेटिंग द वैल्यू ऑफ द अल्फा। पहले 50 केल्विन के लिए अल्फा क्या लेना चाहिए, दूसरे 50 केल्विन के लिए अल्फा क्या लेना चाहिए, तीसरे 50 केल्विन के लिए अल्फा क्या लेना चाहिए, और ऐसे ऐसे यहाँ पे 6 स्लॉट्स बनने वाले हैं। सो वी कैन हैव अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा 6। दे विल बी डिफरेंट, ऑल्दो स्लाइटली, बट दे विल बी डिफरेंट। तो अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हमें बाइफर्केशन करना पड़ेगा पूरी रेंज का छोटे छोटे हिस्सों में, और हर एक छोटे हिस्से पर जो अल्फा होगा उसको निकालकर फिर यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको सीबीएसई में कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना, चाहे कितनी भी वाइड रेंज हो, आप अल्फा बीटा गामा की जो गिवन वैल्यूज हैं वही यूज कर लो। लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली ये भी पूछा जाता है, पेपर में आ जाता है 1 नंबर का, कि अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट रहते हैं या नहीं रहते, या किस कंडीशन के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। सो अल्फा बीटा गामा कैन बी ट्रीटेड टू रिमेन कांस्टेंट इफ द रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस इज within
प्रैक्टिकल लिमिट्स, मतलब जब बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत ज्यादा नहीं है इसका मतलब 50 से ज्यादा नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैंने बस एग्जांपल बनाया। अगर आप 200 से 250 के लिए अल्फा को कांस्टेंट मान रहे हो और दूसरे केस में आप 200 से 210 के लिए कांस्टेंट मान रहे हो, नाउ दिस रिजल्ट वुड बी इवन मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस। तो जितनी छोटी टेम्परेचर रेंज के लिए आप अल्फा को कांस्टेंट मानकर चलोगे उतना एरर परसेंटेज कम आएगा। सो देयर इज नो फिक्स्ड लाइन के इतने डिग्री के चेंजेस के लिए यू कैन हैव अल्फा कांस्टेंट, बियॉन्ड इट यू डोंट हैव, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी रेंज होती चली जाती है उतना जो रिजल्ट है वो एरनियस होता चला जाएगा। अल्फा इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट, अल्फा इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स। अल्फा जो होता है, अल्फा या बीटा या गामा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कितनी है। अब सपोज कीजिए कि शुरू में टेम्परेचर की वैल्यू 100 केल्विन थी, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया, तो जितनी भी ये है इसके हिसाब से अल्फा की कुछ वैल्यू है। अब टेम्परेचर सपोज करो 110 केल्विन हो गया, तो इस 10 केल्विन के इंक्रीमेंट के दौरान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए कि अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग ऐसी हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। अब अगर ये चेंज हो गई और अल्फा इसी पर निर्भर करता था तो अल्फा भी तो बदल गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए फिर ये 120 केल्विन हो गया, सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग और बदल गई, ये और बदल गई तो अल्फा फिर से बदल गया। लेकिन ये जरूर है कि अल्फा का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग वो इनिशियली एटलीस्ट कम रहता है। सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा टुवर्ड्स द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज लेसर as compared to the relative sensitivity of the changes with respect to the value of alpha, ठीक है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सेंटेंस लिखना है एक दो। अल्फा बीटा गामा इज एक्चुअली नॉट कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक ये, और दूसरा अल्फा बीटा गामा डिपेंड्स अपॉन और वेरीज विद द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक 2-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली देयर इज नो ऑब्जेक्ट which is 2-डायमेंशनल। कोई भी ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी 3rd डायमेंशन बहुत छोटी होगी लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगी। लेकिन फिर हम इसको 2D डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो 3rd डायमेंशन है वो बहुत ही स्मॉल है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द अदर 2 डायमेंशन। सो सपोज कीजिए कि एक मेटालिक शीट है जिसकी कुछ डायमेंशन हैं, लेट्स से L and B, ठीक है। अब अगर मान लीजिए टेम्परेचर के चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ, that it got expanded, and this is the new, these are the new dimensions। तो ये जो डिस्टेंस है, लेंथ, this is actually L plus delta L now, and this is B plus delta B, ठीक है। ये टेम्परेचर से T पर था और ये जो नया डायमेंशन आया है वो T plus delta T पर है। So the increment in temperature that we have brought is delta T। तो डेल्टा टी के चेंज ने B को डेल्टा B से बढ़ा दिया और L को डेल्टा L से बढ़ा दिया, और हमें निकालना है रिलेशन अल्फा और बीटा। तो जो हमने अभी पढ़ा उसके हिसाब से we can easily write that जो चेंज आया होगा लेंथ में, it should be alpha into original length into delta T। किसी को इस लाइन में कोई डाउट है? Similarly it is like this। तो जो लेंथ होगी उसमें चेंज अल्फा डेल्टा टी होगा, और जो ब्रेड्थ होगी, एक्चुअली ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है। लॉन्गिट्यूडनल चेंज की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लगाई है और लॉन्गिट्यूडनल चेंज की ही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लगाई, ठीक है। सो दिस इज अल्फा इनटू ओरिजिनल लेंथ इन दैट डायमेंशन। तो ब्रेड्थ वाली डायमेंशन में जो लेंथ थी इनिशियल दैट वाज बी, सो अल्फा बी इनटू डेल्टा, ओके। Now area, फाइनल एरिया है कितना? What is the value of the final area? सपोज कीजिए मैं इसको लिखता हूं फाइनल एरिया A डैश। A डैश को आप निकाल सकते हैं
L प्लस डेल्टा L इंटू B प्लस डेल्टा B से इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो यार। दिस इज L इंटू B प्लस L इंटू डेल्टा B प्लस B इंटू डेल्टा L प्लस डेल्टा L इंटू डेल्टा B। ओके, दिस इज L इंटू B प्लस L इंटू डेल्टा B। डेल्टा B it is alpha B delta T plus B into delta L, alpha L delta T। कोई डाउट है किसी को? ये जो फोर्थ टर्म है डेल्टा L इंटू डेल्टा B, दिस वुड बी नेग्लेक्टेड। हम इसको नेग्लेक्ट करके चल रहे क्योंकि जो चेंज है वो छोटा है और ब्रेड्थ का चेंज भी छोटा है। ये चेंज छोटा है, ये हमारी अजम्पशन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आने वाले चेंजेस है ना लेंथ में या ब्रेड्थ में, वो उनकी ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले नेग्लिजिबली स्मॉल है। अभी कुछ देर पहले में हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें 10 सेंटीमीटर की रॉड जो है वो 14 सेंटीमीटर की हो गई थी, मींस देयर वाज अ चेंज ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का चेंज था 10 सेंटीमीटर की ओरिजिनल लंबाई में। तो वो जो चेंज है वो इतना छोटा नहीं कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो अगर वैसा कुछ केस होता तो हम यहाँ पर इस टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये जो एक्सप्रेशंस हैं दे आर इन रियल यूजफुल इफ द चेंजेस इन टेम्परेचर आर वेरी स्मॉल। तो अगर उस न्यूमेरिकल में मैं चेंज इन टेम्परेचर 50 या 100 जो मैंने लिया था उतना नहीं लेता, छोटा लेता, तो वहां पर भी 4 सेंटीमीटर का चेंज नहीं आता। फिर जो चेंज आता है वो 10 सेंटीमीटर से काफी कम आता है, तो हम वहां पर नेग्लेक्ट कर सकते थे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली वी शुड बी टेकिंग स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ओनली व्हेन व्हाइल यूजिंग दिस फार्मूला, और उस assumption के अंदर वी वुड नेग्लेक्ट दिस। अगर डेल्टा एल और डेल्टा बी कंपैरेबल हैं एल और बी के, तो फिर इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी इससे थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था इसमें 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का फर्क आ गया था, वो इसी वजह से आया था कि हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। जब नेग्लेक्ट किया था तब आंसर आ रहा था 72, और जब नेग्लेक्ट नहीं किया था तब सही आंसर आ रहा था 72.2। तो वो जो 0.2 वैल्यू थी वो इसकी थी, इट इज एक्चुअली गेटिंग एडेड, लेकिन मैं अगले स्टेप में इसको यहां से हटा दूंगा। तो वो जो 0.2 वैल्यू थी हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि ये वैल्यू बहुत छोटी आई, ठीक है। सो नेग्लेक्टिंग डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, व्हाट डू वी गेट? दिस इज एल इंटू बी प्लस ये कितना हो गया? दिस इज ट्वाइस अल्फा इंटू एल इंटू बी इंटू डेल्टा। यहां पे किसी को कंफ्यूजन है क्या? ये हमने नेग्लेक्ट किया है क्योंकि ये दोनों ही इन रियल डिफरेंशियल टर्म है, सही मायनों में ये डिफरेंशियल टर्म है। कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक? नो सर। ठीक है, आप लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग दिस टर्म। सीबीएसई में तो आपको नेग्लेक्ट करना ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीबीएसई में, हम अगर कंपटीशन लेवल पे बात करेंगे तो नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन वहां नेग्लेक्ट करने का कारण ये है कि ये बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा नहीं है डेल्टा और डेल्टा बी, तो फिर उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और ये तब छोटा नहीं होगा जब टेम्परेचर बड़ा है। तो आपको ये फॉर्मूले एक्चुअली छोटे टेम्परेचर चेंजेस के लिए ही लगाने चाहिए। ओके, सो नया वाला एरिया वो इतना, ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? एल इनटू बी। क्या ये ओरिजिनल एरिया था? ओरिजिनल एरिया था ना ये? यस सर। प्लस 2 अल्फा ओरिजिनल एरिया डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से देखिए आप a डैश माइनस ए इक्वल्स टू कितना आ गया? ये a डैश माइनस ए इक्वल्स टू दिस इज 2 अल्फा a डेल्टा टी। a डैश माइनस ए क्या है? ये तो चेंज ही तो है, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा ज्यादा इंट्यूटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखिए डेल्टा टी डेल्टा ए। हाउ मच इज डेल्टा ए? डेल्टा ए आप लिखोगे ए फाइनल माइनस इनिशियल, और ए फाइनल और ए इनिशियल की वैल्यू माइनस ए इनिशियल की वैल्यू यहां से निकल गई, कितनी आ रही है? 2 अल्फा इनटू डेल्टा ए सॉरी ए इनटू डेल्टा टी।
अब आप सोचो कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा, इसी तरीके का रिलेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि चेंज इन एरिया जो आएगा वो बीटा टाइम्स ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर आएगा। ये हमारा चेंज इन एरिया की वैल्यू हुआ करती थी। इफ दैट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन एरिया, तो यहां पे जब आपने सब्स्टिट्यूट किया वो वैल्यू, दैट इट शुड बी बीटा टाइम्स ए इनटू डेल्टा टी, होनी तो ये चाहिए। आ क्या रही है, आ रही है 2 अल्फा एरिया इनटू डेल्टा टी। तो यहां से वी गेट द desired relation that beta should be twice of alpha. This is the relation we were intended to get. ठीक है, एक ही मटेरियल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि हम कॉपर के बीटा और आयरन के अल्फा को रिलेट कर रहे हैं, एक ही मटेरियल के दोनों कोफिशिएंट्स, तब ये ऐसा है। 3 डायमेंशनल मैंने इस बार इसको ले लिया। ओके, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो L, this is B, this is H at temperature T. Now we increased its temperature, तो इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो इसकी साइड डायमेंशंस थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ओके, तो सपोज कीजिए कि द न्यू डायमेंशंस आर लाइक दिस, या फिर मैं यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, जब ये डायमेंशंस बढ़ गई एंड नाउ इट हैज बिकम टू लुक लाइक दिस। ये ऐसा बन गया बड़ा ऊपर, एंड दिस वाज एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। दिस इज B प्लस डेल्टा B, L plus delta L, and this is H plus delta H। तो यहां पर भी जो डेल्टा B है, डेल्टा L है, उसको आप लिख सकते हैं अल्फा ओरिजिनल लेंथ डेल्टा T। चेंज इन ब्रेड वुड बी बीटा ओरिजिनल, सॉरी बीटा नहीं अल्फा, हम एक ही डायमेंशन के चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा ही आएगा इनटू डेल्टा टी एंड डेल्टा एच अल्फा एच डेल्टा टी। ठीक है, ये तीनों रिलेशंस हमारे पास हैं, हम लेटर उसको यूज करेंगे। हमारा इस बार जो इंटेंशन है वो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस देखना है, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस निकल के लाने थे। ठीक है, तो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, या फिर मैं डायरेक्टली कर देता हूं, देखो डेल्टा वी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी? चेंज इन वॉल्यूम को क्या मैं V फाइनल माइनस V इनिशियल ऐसे लिख सकता हूं ना, अब इसी तरीके से पिछले वाला भी कर सकते थे, वो स्टेप बस आगे पीछे है, सब कुछ सेम है। सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम कितनी है? L प्लस डेल्टा L इंटू B प्लस डेल्टा B इंटू H प्लस डेल्टा H। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम एंड व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम? इट इज LBH। ठीक है, तो डेल्टा बी की वैल्यू भी कुछ निकल के आएगी, और एक डेल्टा बी की वैल्यू हम ये जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम तो गामा इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी होता है। तो पिछली बार भी हमने डेल्टा ए की दो वैल्यूज निकाली, एक डेफिनेशन से और एक कैलकुलेशन से। यहाँ पे भी डेल्टा बी की कैलकुलेशन से वैल्यू आने वाली है और डेफिनेशन से, डेफिनेशन ऑफ गामा से दूसरी वैल्यू आ गई, फिर इसको फाइनली यू विल बी इक्वेटिंग। ओके, so what is the value of delta b here? ठीक है, इन तीनों ब्रैकेट्स को we need to open, लेकिन आप इन पहले किन्हीं दो को करो और देखो उसमें एक चेंज हम करेंगे अभी। दिस इज L into B प्लस L into डेल्टा B प्लस B into डेल्टा L प्लस डेल्टा L डेल्टा B। ये पहले दो ब्रैकेट का मर्ज हो गया, और फिर जो तीसरा ब्रैकेट बचा हुआ था दैट वाज H प्लस डेल्टा H एंड माइनस LBH। पिछली बार भी हमने किया था कि जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हम छोटे मानेंगे,
वी विल बी कंसीडरिंग कि किसी भी डायमेंशन में आने वाला जो चेंज है वो उस डायमेंशन की प्रीवियस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले नेग्लिजिबली स्मॉल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कम है। तो अगर चेंजेस कम है, सिंस टेम्परेचर चेंजेस आर एज्यूम्ड टू बी स्मॉल, तो फिर उन चेंजेस की मल्टीप्लिकेशन वुड बी इग्नोर्ड। तो इस टर्म को आई विल बी इग्नोरिंग अगेन एज इन द प्रीवियस डेरिवेशन। तो डेल्टा वी की वैल्यू जो अभी आ रही है वो कितनी आ रही है? दिस इज एल बी प्लस एल इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा एल and in multiplication with h plus delta h and minus lbh। अब जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन फिर से करोगे तो डेल्टा h डेल्टा l में मल्टीप्लाई होगा, फिर से 2 बार डेल्टा आ जाएगा, इसको भी नेग्लेक्ट करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर भी नेग्लेक्ट कर दोगे। तो जहां जहां पर भी 2 टर्म्स आ रहे हैं डेल्टा वाले, उनको नेग्लेक्ट करना है। अगर मैं पहले बार में ही तीनों को ओपन कर देता तो एक जगह ऐसा भी आता जहां पे डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा एच आता, तीनों छोटे टर्म्स, तो वो तो और भी छोटा होता, तो तब भी आप उसको नेग्लेक्ट कर दे। सो जहां जहां भी 2 बार डेल्टा आ रहा है या 3 बार डेल्टा आ रहा है, उन प्रोडक्ट वाले टर्म्स को यू विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास? एल बी की मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगी एल बी एच, और एल बी की मल्टीप्लिकेशन इसमें वो भी हो जाएगी, सिंगल डेल्टा टर्म है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसकी h में तो हो जाएगी l इंटू एच, लेकिन l इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा एच करोगे तो दैट वुड बी नेग्लेक्टेड, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर इसकी इसमें की दिस इज b इंटू एच इंटू डेल्टा एल, और फिर जब b डेल्टा एल डेल्टा एच करेंगे फिर से नेग्लेक्ट होगा, तो अभी एक्सप्रेशन ये बच गया। नाउ LBH और LBH कैंसिल हो गया, सो डेल्टा V की वैल्यू 1 2 3 ये बन रही है। नाउ व्हाट इज डेल्टा H? डेल्टा H में देखो अल्फा H डेल्टा T। सो आपके पास L और B तो पहले से ही था, L और B, अब क्या बचा? डेल्टा H की जगह पर अल्फा H डेल्टा T प्लस L और H पहले से है, डेल्टा B is alpha B delta T and B and H is प्रीवियसली ईयर डेल्टा एल की वैल्यू हो गई अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, ये सबको कंबाइन करोगे यू विल गेट 3 इंटू अल्फा इंटू एल बी एच डेल्टा टी, ओके, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 अल्फा इंटू LBH, LBH is the original volume into डेल्टा टी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही है डेल्टा वी की, और ये डेल्टा वी बाय डेफिनेशन ऑफ गामा है। तो यहां से और यहां पर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, देन यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस, गामा कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स अल्फा। सो गामा 3 टाइम्स अल्फा होता है, yes, are we connected back? Yes, sir. Yes, sir. तो गामा 3 अल्फा होता है, बीटा 2 अल्फा होता है, we can have a relation among these two, this is 3/2। किन्हीं भी दो में हम रिलेशन जानते हैं, तो कोई एक निकालोगे तो बाकी दोनों। derive the relation for variation of density with temperature। हमने अभी देखा कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो वॉल्यूम बदलती है, लेकिन मास वो तो कांस्टेंट रहेगा, एंड मास बाय वॉल्यूम वी डिफाइन इट एज डेंसिटी। सो इस तरीके से अगर आप टेम्परेचर वैरी करते हो तो फिर जो डेंसिटी है इट शुड गेट वेरीड। सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, मास कांस्टेंट है, इट मींस द डेंसिटी शुड गेट डिक्रीज्ड। ओके, लेकिन रिलेशन क्या है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी बढ़ेगी।
बट रिलेशन हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की। ओके, एक बार देखिए इसको, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मैं इस वाले रिलेशन को डिराइव कर रहा हूं। So original density was mass by original volume. नई वाली जो डेंसिटी होगी, सपोज कीजिए रो डैश, वो हो जाएगी मास अपॉन नई वाली वॉल्यूम। ठीक है, ये जो नई वाली वॉल्यूम है ये कितनी होगी? क्या इसको हम V प्लस डेल्टा V लिख सकते हैं? अगर हमने टेम्परेचर को डेल्टा T अमाउंट से बढ़ाया है सपोज करो, तो जो कोरोस्पॉन्डिंग चेंज आया वॉल्यूम का वो मैं डेल्टा V बोल रहा हूँ। तो नई वाली वॉल्यूम हो गई V प्लस डेल्टा V। तो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ही तो जो डेंसिटी है वो कम होगी। ठीक है, नाउ दिस इज मास अपॉन दिस क्वांटिटी, तो V प्लस और डेल्टा V की वैल्यू कितनी थी हमने भी पढ़ा है, दिस इज गामा ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा T। ना में है तो कोई डाउट है? सो रो डैश कितना बन रहा है अभी तक? दिस इज m अपॉन v इंटू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, व्हाट इज दिस? मास बाय वॉल्यूम। ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल डेंसिटी है। सो दिस इज ओरिजिनल डेंसिटी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये रिलेशन आ रहा है नई वाली डेंसिटी का। ठीक है, नाउ अगर ये डेल्टा टी और इस गामा का प्रोडक्ट, इफ गामा टाइम्स डेल्टा टी, ये क्वांटिटी काफी छोटी है एज कंपेयर टू 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा है क्या? बाइनोमियल एक्सपेंशन करके कुछ? नो सर, वो चैप्टर डिलीट हो गया। तो इस ये आ गया रो इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी की पावर -1। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा, अभी कुछ भी नहीं लगाया, अभी तो बस इसको ऊपर लिखा। नाउ अगर ये नंबर गामा इंटू डेल्टा टी अगर काफी छोटा है 1 से, केवल तब वैल्यू क्या आ रही है? रो इंटू इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें आ जाएगी 1 माइनस गामा डेल्टा टी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो देखो, वॉल्यूम जब निकालनी होती है तो वो ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस गामा वी डेल्टा टी होता है। यहां पर ओरिजिनल डेंसिटी माइनस गामा रो डेल्टा टी होता है। तो फॉर्मूले की जो शेप है वो वैसी ही है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ सुपर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का होता है वही कॉफिशिएंट डिक्रीमेंट ऑफ डेंसिटी का होता है। तो गामा अगर आपको दिया गया है तो वही उसी गामा के हिसाब से आप ये भी निकाल सकते हो कि डेंसिटी कितनी बदलेगी। क्लियर है? यहां तक सेकंड चैप्टर में हमने जो एरर वाला काम किया था, अगर उससे इसको करते तो ये क्या आता? डेल्टा रो बाई रो वुड बी डेल्टा एम बाई एम, वो तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी। इतना बन जाने वाला था ये। ठीक है, और यहां से आपके पास आ गया डेल्टा रो इज इक्वल टू रो बाई वी इंटू डेल्टा वी। ठीक, नाउ डेल्टा रो इज इक्वल टू माइनस रो बाई वी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना होता है? डेल्टा वी होता है गामा वी डेल्टा टी। तो वी से भी कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा रो की वैल्यू आएगी माइनस गामा रो डेल्टा टी। तो सेकंड चैप्टर का इस्तेमाल करते तो डेल्टा रो की वैल्यू इतनी आ। अब डेल्टा रो अगर इतना आ गया तो ओरिजिनल रो में से इतना क्वांटिटी माइनस कर दो, वो यहाँ पे आ रहा है। ओरिजिनल रो में से यही क्वांटिटी तो माइनस हो रही है जो यहाँ पे निकल गया ये। तो ये सेम चीज आसानी से आ जाती है।
तो आप जरा सोच के बताओ, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सिंपल पेंडुलम का टेम्परेचर कैसे बदल जाएगा? सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 2 पाई ओवर एल बाई जी, ऐसा हो जाएगा कुछ। इसको देख के बताइए कि किस तरीके से टाइम चेंज होगा अगर टेम्परेचर चेंज किया है तो। जल्दी बताओ, एनीवन? दिस इज द लास्ट टाइम, बस इसके बाद बंद करते हैं। इतना मुश्किल तो नहीं है। जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल गेट चेंज्ड। जो भी स्ट्रिंग आपने इस्तेमाल किया हुआ है उसको ऑसिलेट कराने के लिए, उस स्ट्रिंग की लंबाई बदल जाएगी, और अगर लेंथ चेंज होती है तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यूजिंग अगेन द कोफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, इफेक्टिवली वो कितना है? किसी भी क्वांटिटी का मान लो मुझसे पूछा गया कि टाइम पीरियड का चेंज कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि एक कोफिशिएंट होगा इनटू में ओरिजिनल इनटू में टेम्परेचर कितना चेंज किया है। तो इस पोजीशन पे, ये जो कोफिशिएंट है, इस पोजीशन पे हमें क्या आ रहा है? अल्फा बाई 2। ओके, सो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, तो आंसर आएगा कि जितना उसकी लेंथ का, उसके मटेरियल का लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट था उसका हाफ, अल्फा बाई 2। समझ में आ रही है बात? अभी के जो बाद वाले दोनों क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू।